हमारी पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस चल रही थी और कल हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। क्वेश्चन नंबर 7, 8 हमने कम्प्लीटली कवर किया था। 10 की हमने डिस्कशन की थी और आपसे रिक्वायर्ड था कि आपको होम असाइनमेंट में देखते। तो कोई इशू कल के लेक्चर से किसी पॉइंट पे आपको लगता हो मज़ीद सपोर्ट चाहिए आपको? अच्छा, मैंने जैसे कहा था कल आपसे कि अभी तक हमने जो थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे उनको देखा। अब थोड़े से ज़रा हम कहते हैं जो ट्विस्टेड क्वेश्चन कह लीजिए या जनरलाइज क्वेश्चन जो कि आपके किसी डिसीजन मेकिंग असूल पे ऐसा फिट नहीं बैठ रहे, उन पे नज़र डालते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 दोनों बेसिकली उसी तरह के हैं, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं जी। ये पेज नंबर 300 पे आपके पास अवेलेबल है। ऑटम 19 का क्वेश्चन 9 है जी, ये पास पेपर का। साहिल लिमिटेड 16 मार्क क्वेश्चन। एडवाइज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर साहिल लिमिटेड। बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर साहिल लिमिटेड। पढ़ते हैं जी सवाल, फिर देखते हैं क्या हमसे यहाँ पे करवाना चाह रहा है एग्जामिनर। इन May 2015 the board of directors of Sahil Limited had decided to close one of SL's operating segment at the end of the next year. फैसला कर लिया कि अगले साल के एंड पे एक डिवीजन, एक सेगमेंट बंद करेंगे, एक डिपार्टमेंट अपना बंद करेंगे साल बाद। The sale production for the next year were budgeted at 50,000 and on the basis thereof the budget of the segment for the next year was approved as follows. फैसला हो गया, डिवीजन अगले साल बंद करना है और उसी वक्त 50,000 सेल्स बजट के हिसाब से उसका पीएनएल ये बनाया गया जी। अगले साल आखिरी साल जो सेगमेंट का होगा उसका पीएनएल बजटेड क्या है, एक्सपेक्टेड क्या है। However, rumors of closure prompted majority of the segment's skilled labor to leave the company. खबर आई कि साल बाद बंद हो रहा है डिपार्टमेंट, तो उनका जी आज ही क्यों ना छोड़ दें हम, साल बाद तो इन्होंने निकालना है, तो मैं आज नौकरी मिल रही है, हम आज ही चले जाते हैं। तो स्किल्ड लेबर ने छोड़ दिया। Consequently, management is considering the following alternatives to cope with the issue. अब मसला पड़ गया, लेबर निकल गई, काम कैसे करें? तो जनाब ये हैं ऑप्शंस हमारे पास। क्लोज द सेगमेंट इमीडिएटली एंड रेंट द फैक्ट्री स्पेस फॉर 1 year एट अ रेंट ऑफ 40,000 पर मंथ। ऑप्शन नंबर 1, साल बाद के बंद करना अभी बंद कर देते हैं जी और किराए पे दे देते फैक्ट्री। ऑप्शन नंबर 2, एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट लेबर विच वुड बी एबल टू प्रोड्यूस अ मैक्सिमम ऑफ 40,000 यूनिट्स। कॉन्ट्रैक्ट लेबर लो जो ज्यादा से ज्यादा 40 बना पाएंगे। आपका प्लान क्या था इनिशियली अपनी लेबर के साथ 50 का, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लेबर शायद उतनी ट्रेन नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा 40,000 यूनिट बना पाएगी इन द ईयर। द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज हाउएवर एक्सपेक्टेड टू सफर ड्यू टू दिस चेंज। क्वालिटी भी वो नहीं होगी जो आपकी ओरिजिनल लेबर ने देनी थी। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। The sales manager estimate that sales volume of 30,000 units could be achieved at the current selling price, whereas the sale volume of 40,000 would only be achieved if the price was reduced to 90. उनका जी क्वालिटी भी क्योंकि गिर गई है, तो इसलिए प्राइस अगर मेंटेन रखनी है तो 30,000 यूनिट्स बेच पाएंगे, लेकिन अगर प्राइस 90 रुपये कर दें तो हम 40,000 यूनिट्स जो कि कैपेसिटी बनेगी नई लेबर के साथ सारे के सारे बेच पाएंगे। 25,000 kgs of raw material is in stock. Any quantity of raw material may be sold in the market at a price of 19 after incurring a cost of 2 per kg. ये स्टॉक की रेजिडुअल वैल्यू एनआरवी अगर आप बेचना चाहो तो up to 15,000 kgs can be used in another segment of the company in place of a material which currently costs 18 rupees per kg. 25,000 kg हमारे पास मटेरियल पड़ा हुआ है, उसकी कहानी है बेचना चाहें तो बिकता कितने का है, इस्तेमाल करना चाहें तो कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी कॉस्ट सेविंग कितनी आएगी उससे। Wages of contract labor would be 24,000 per unit. SL would also be required to spend 40,000 on the one-time training of the contract labor. Labor hire करने के बाद ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी उनकी 40,000 के खर्चे पे। Due to utilization of contract labor, variable production overhead cost per unit are expected to increase by 20%. तो यहाँ पे जो variable production overheads आ रहे हैं, ये तो आपकी अपनी लेबर के साथ है ना। कॉन्ट्रैक्ट लेबर के साथ जाओगे तो 20% ज्यादा खर्चा आएगा। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स इंक्लूड हमारे इस प्लान में ये फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स की बात कर रहा है, जिसमें क्या क्या शामिल है। डेप्रिसिएशन ऑफ 3 मशीन यूज्ड इन द सेगमेंट अमाउंटिंग टू 170,000, 1,70,000 की डेप्रिसिएशन। These machines originally costed 1.7 million and could currently be sold for 830,000. अभी 1,30,000 8,30,000 की बिकेगी।
If machines are used for production in the next year, their sales value would reduce by 5 rupees per unit of production. All other costs incurred in fixed production overhead represent apportionment of general overheads. 40% of administrative and selling overheads are variable, whereas remaining amounts represent apportionment of general overheads. अच्छा जी, ये कहानी है एडवाइस द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर साहिल लिमिटेड। बेस्ट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन के लिए सबसे पहले हमें अवेलेबल कोर्सेज ऑफ एक्शन आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। तो व्हाट ऑप्शंस डू वी हैव फ्रॉम दिस सिनेरियो? ऑप्शन नंबर 1, क्लोज इमीडिएटली, दिस इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, आप लेबर हायर करो, 30,000 यूनिट बेचो। ऑप्शन नंबर 3, लेबर हायर करो, प्राइस 90 रुपए करो और 40,000 यूनिट बेचो। दीज आर द 3 ऑप्शन विच यू नीड टू कंपेयर कि कंपनी के लिए इन तीनों में से बेहतरीन ऑप्शन कौन सी है। क्लोज इमीडिएटली, उसने कहा जी ऑप्शन बताइए, उसने क्लोज इमीडिएटली और कॉन्ट्रैक्ट लेबर हायर करके चलो जो मैक्सिमम 40,000 बना सकते हैं। फिर उसने यहाँ पे बता दिया भाई 30,000 बेचने तो क्या प्राइस हो सकती है, 40,000 बेचने तो क्या प्राइस हो सकती है। सो इसके भी उसने 2 ऑप्शन बना दी। तो 3 ऑप्शन इन टोटल आपके पास हैं जिनको आपको कंपेयर करना है। अच्छा जी, कंपैरिजन की बेसिस क्या होनी चाहिए? यहां पे जब ऑप्शंस को इस तरह के केस में कंपेयर करते हैं तो हम इन तीनों ऑप्शंस को फ्यूचर कैश फ्लोज की मद में कंपेयर करेंगे। कभी हम आज खड़े हुए हैं टुडे, और इफ यू डिसाइड टू क्लोज इट, मेरी जेब से अगले एक साल में क्या इनफ्लो आउटफ्लो होगा। अगर आई डिसाइड टू कंटिन्यू फॉर अनदर ईयर विद 30,000 यूनिट्स, अगले 12 महीने का इनफ्लो आउटफ्लो क्या है। और अगर मैं 12 महीने चलूं 40,000 यूनिट के साथ, तो मेरी पॉकेट पे इनफ्लो आउटफ्लो का बर्डन क्या है। तो हम इसको गेज करेंगे इनफ्लो आउटफ्लो कैश फ्लो के कॉन्टेक्स्ट में। तो हमें 3 ऑप्शंस बनानी है। लेट्स ड्रॉ दीज 3 ऑप्शन, और इन 3 ऑप्शंस को कंपेयर करेंगे हम कैश फ्लो की मद में। Option number 1, close now. Option number 1, option number 2, continue and sell 30,000 units, 40,000 units. ये जी हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं जिनको हमें कंपेयर करके देखना है हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सी है। और नेचुरली वो ऑप्शन जिसमें हमारी नेट इनफ्लो ज्यादा से ज्यादा आएगा वो सबसे बेहतर होगी। सबसे पहले क्लोज नाउ की बात करें। इफ यू डिसाइड टू क्लोज फैक्ट्री नाउ, अगर हम अभी फैक्ट्री बंद करें तो हम सेल ऑफ मशीनरी करेंगे सबसे पहले। और अभी मशीनरी कितने की बिकती है? नोट नंबर 5, बुलेट नंबर 1, अभी मशीनरी बिकती है 8,30,000 की। ये इनफ्लो है। अगर हम अभी फैक्ट्री बंद कर दें तो मशीनरी को बेच के 8,30,000 ले पाएंगे। अगर हम अभी फैक्ट्री बंद कर दें तो नोट नंबर 2, हमें रॉ मटेरियल जो इन स्टॉक पड़ा है उसको भी बेच के पैसे कमा सकते हैं हम। सो हम लिखेंगे जी सेल ऑफ रॉ मटेरियल। सेल ऑफ रॉ मटेरियल में उसने 2 ऑप्शन दी हुई हैं। उसने कहा अगर तो आप चाहो तो रॉ मटेरियल बेच सकते हो 19 रुपए -2, 17 रुपए का, लेकिन 15,000 इन हाउस यूज करने की भी ऑप्शन है। और इन हाउस कॉस्ट सेविंग कितना देता है वो? 18 रुपए। तो पहले जरा 15,000 का फैसला कर लें, हमें 15,000 को इन हाउस यूज करना चाहिए या बाहर बेचना चाहिए। इन हाउस यूज करने में 18 की बचत है, बाहर बेच के 17 मिलने हैं। तो 15,000 को तो हम इन हाउस इस्तेमाल करके 18,000 की बचत ले लें, बाकी जो 10,000 बचा उसको बेच लें। यही ऑप्शन बनती है ना हमारे पास। तो हमने कहा जी सेल ऑफ रॉ मटेरियल से हम 15,000 को तो इंटरनली इस्तेमाल करना हमें अच्छा है, और बाकी जो 10,000 बचा इसको हम बाहर 19 - 2 का बेच दें। तो टोटल कितना पैसा आया जी? 440,000। अगर हम अभी फैक्ट्री बंद करना चाहते हैं, 8,30,000 का प्लांट बेचेंगे, 4,40,000 का हम रॉ मटेरियल को बेच के पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा किराए पे देंगे हम फैक्ट्री, ठीक है जी। तो रेंट भी कमा सकते हैं, रेंट ऑफ फैक्ट्री
40,000 पर मंथ है इंटू 12, तो कितना रेंट जी? 480,000। इसके अलावा कोई और कैश इनफ्लो आउटफ्लो इन्वॉल्व है अभी बंद करने में? आई थिंक दैट्स इट। हमें ये 3 ही आइटम्स मिलती हैं कि अगर हम अभी फैक्ट्री बंद करें, प्लांट बेच दो, रॉ मटेरियल बेच दो, फैक्ट्री किराए पे दे दो, अगले 12 महीने में ये कैश फ्लो है जो हम जनरेट कर सकते हैं। अगर हम अभी फैक्ट्री बंद करें, अगले 12 महीने में हम क्या कैश फ्लो जनरेट करेंगे? इनका सम बता दो क्या जी? 1.75 मिलियन। ये है जी क्लोज नाउ। तो अगले 12 महीने में हम कितना कैश फ्लो जनरेट कर पाएंगे? अब हम ऑप्शन नंबर 2 पे जाते हैं कि भाई लेबर हायर करें और 30,000 यूनिट्स बना के बेचें। अब जरा थोड़ा सा तरीके से अगर चलेंगे ना, सोचते हुए कि हम कर क्या रहे हैं, हम फैक्ट्री के मालिक हैं, हम फैक्ट्री बना रहे हैं, चला रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, उस हिसाब से आइटम आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान होगा। तो जनाब अगर हम इसी के साथ हम नीचे लाइन आइटम ऐड करते जाएंगे, अगर हम अब फैक्ट्री चलाना चाहते हैं लेबर हायर करके 30,000 यूनिट बेचने के लिए, तो सबसे पहले लेबर हायर करेंगे तो आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग ऑफ लेबर कितना खर्चा आएगा? 40,000। अब ये कॉस्ट है। पहले केस में सारे इनफ्लोज थे, ये सारे इनफ्लोज थे, अब यहां पे कॉस्ट भी आ गई। कभी अगर चलना है तो लेबर की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, लेबर की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, फिर लेबर कॉस्ट भी आएगी प्रोडक्शन पे। 30,000 यूनिट बेच रहे हो तो लेबर कॉस्ट कितनी है उसने बताया हमें नोट नंबर 3 में, 24 रुपीज पर यूनिट। 24 इंटू 30,000, ये भी कॉस्ट आएगी जी। कितनी? 720,000। अच्छा जी, इसके बाद और क्या खर्चा आना है हमारा? वेरिएबल ओवरहेड्स आएंगे, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स आएंगे। हमारे जो करंट वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं 500,000 ओवर 50,000 है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई। ऐसे है जी, ये 500,000 ओवर 50,000 दोनों के 0 में उड़ा दिए, एक ही बात है ना। ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। मुझे कहा गया भाई अगर मैं कॉन्ट्रैक्टेड लेबर के साथ चलूंगा तो क्या मेरी वेरिएबल कॉस्ट यही रहने वाली है? 20% बढ़ जाएगी। और मैं बात कर रहा हूं 30,000 यूनिट्स बनाने की, तो जनाब मेरे वेरिएबल ओवरहेड्स क्या आएंगे? 360,000, ये भी कॉस्ट आ गई। अच्छा, जब मैंने 30,000 यूनिट बनाने हैं तो मुझे मटेरियल, क्या मेरे पास मटेरियल सफिशिएंट है? द आंसर इज नो। मेरे पास मटेरियल जो मुझे जरूरत होती है, अगर आप टेबल को पढ़ो, 50,000 यूनिट के लिए 50,000 kg लगा था, इसका मतलब 1 kg पर यूनिट चाहिए। मेरे पास कितना पड़ा हुआ है? 25,000। नोट नंबर 2 कहता है 25,000 पड़ा हुआ है, इसका मतलब मुझे 5,000 kg मटेरियल भी खरीदना है। तो 5,000 kg मटेरियल की कॉस्ट यहाँ पे अलहदा से नहीं गिवन, अलहदा से नहीं गिवन, तो मुझे फिर बनानी पड़ेगी। ये कॉस्ट कहाँ से बनती है? बिल्कुल ठीक है जी, हमें मटेरियल की भी कॉस्ट लेनी पड़ेगी। हम देखेंगे मटेरियल की कॉस्ट, मटेरियल परचेज, वो भी मेरी जेब से लगेगा। 950 ओवर 50, ये कॉस्ट पर केजी आ गई, इंटू 5,000, 95,000 का मुझे मटेरियल भी खरीदना पड़ेगा। मैं अब हिसाब क्या कर रहा हूं कि अगर मैं फैक्ट्री चलाना चाहता हूं 30,000 यूनिट बेचने के लिए, तो मुझे क्या क्या काम करने हैं, क्या इनफ्लो आउटफ्लो मेरी जेब से होगा। मुझे 40,000 लेबर हायर करके 40,000 उसकी ट्रेनिंग पे लगाना पड़ेगा। मुझे 7,20,000 लेबर को कॉस्ट पे करनी पड़ेगी 30,000 यूनिट 24 रुपए के हिसाब से। मेरा वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा करंट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से 20% ज्यादा है। 30,000 यूनिट का क्या होगा? मुझे 5,000 kg मटेरियल मजीद खरीदना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास 25,000 इन हैंड है, 5,000 मजीद खरीदना पड़ेगा। और आगे चलिए, और क्या आइटम है इसके अलावा? मैंने लेबर ली, मटेरियल लिया, वेरिएबल ओवरहेड लगाए, फैक्ट्री चल पड़ी। फिक्स्ड ओवरहेड की बात देख लें। फिक्स्ड ओवरहेड में कह रहे जी डेप्रिसिएशन है, दैट इज नॉन कैश। और इसके बाद उसने कहा बाकी खर्चा अपोर्शनमेंट है, इररिलेवेंट। नोट नंबर 6 में वो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस की बात कर रहा है। उसने कहा जी 40% वेरिएबल है, तो जो वेरिएबल है वो तो रेलेवेंट होंगे ना, तो हम यहाँ पे एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड्स वो भी लेके आएंगे। हमारे पीएनएल में एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड जो ऊपर नजर आ रहा है वो 500,000 है, ये 500,000 है, लेकिन इसमें से वेरिएबल सिर्फ 40% है। और वेरिएबल 40% है तो वेरिएबल का ताल्लुक तो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड से होगा ना भाई। तो ये जो खर्चा है 40% वेरिएबल, ये तो 50,000 यूनिट का खर्चा है। और हमारा प्लान तो
30,000 का है ना इस केस में, तो ये जनाब कितना बनता है? 120,000। अच्छा जी, अब आपने यूनिट बना लिए, तब भाई पहले यूनिट्स बेचो और फिर मशीन बेचो। यूनिट भी तो बेचने हैं, खर्चा हमका लिया, तो रेवेन्यू क्या आएगा? तो रेवेन्यू आपका आएगा भाई 30,000 यूनिट्स बिकेंगे ये करंट प्राइस पे। करंट प्राइस आपने ली हुई है 5 मिलियन ओवर 50,000, 100 रुपया शायद, कितनी बनती है? 3 मिलियन। ये करंट आप रेवेन्यू कमाओगे 30,000 यूनिट्स को बेच के, और फिर मशीन भी बेच दोगे। उसने कहा है मशीन आपकी हर नए यूनिट बनाने के साथ उसकी वैल्यू में 5 रुपए पर यूनिट कमी होगी, तो 8,30,000 माइनस 30,000 इंटू 5, तो कितने की बिकेगी मशीन साल बाद? 680,000। आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरी एस्पेक्ट, कुछ रह नहीं गया। अब इस कॉलम का इनफ्लो आउटफ्लो, इनफ्लो सबका टोटल कर लो, नेट बताओ क्या है? 23450, ये 2345,000, 2345,000। अगर हम 30,000 यूनिट्स बना के बेचें अगले साल, तो नेट कैश इनफ्लो आउटफ्लो क्या होगा? मतलब एक साल फैक्ट्री चलाओ, 30,000 यूनिट बना के बेचो और फिर फैक्ट्री बंद कर दो, तो एक साल में क्या इनफ्लो आउटफ्लो है? नेट क्या है? ये है फैक्ट्री अभी बंद करो तो एक साल में क्या रिसीव करोगे? ये है फैक्ट्री लेबर हायर करके एक साल चलाओ, 30,000 यूनिट बेचो, तो फिर नेट क्या हमारी जेब में आता है? बिल्कुल सिमिलर इसी अंदाज में अगली ऑप्शन हमारी क्रिएट होगी। सेम पैटर्न पे उसकी वर्किंग बननी है। सिर्फ 30,000 की जगह 40,000 यूनिट्स हैं। हम हर फिगर को रिवाइज करते जाते हैं। अब ऊपर से शुरू होते हैं, यहां से शुरू कर लेते हैं कि भाई सेल वैल्यू फिर 6,80,000 नहीं होगी, 8,30,000 माइनस 40,000 इंटू 5, कितनी होगी सेल वैल्यू? $630,000। मटेरियल बेचना नहीं है, फैक्ट्री रेंट पे देनी नहीं है, लेबर की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, सेम खर्चा आएगा। लेबर की कॉस्ट 24,000 पर यूनिट के हिसाब से 40,000 की पे करनी पड़ेगी। कितनी बनी? 960,000। बेटा दरबे तकसीम में तो ठीक कर लो। वेरिएबल ओवरहेड सेम, यही वर्किंग रहेगी। वेरिएबल ओवरहेड करंट क्या है, उसमें 20% इजाफा होगा, और 40,000 यूनिट्स पे कितना खर्चा आएगा जी? 480,000। मटेरियल अब हमें 5,000 नहीं, अब हमें 15,000 खरीदना पड़ेगा, ऐसा ही है? 15,000 केजी खरीदना पड़ेगा हमें, क्योंकि अब हम 25,000 का पड़ा हुआ है, 25,000 केजी पड़ा हुआ है, 40,000 यूनिट बनाना चाह रहे हैं। 285,000। एडमिन सेलिंग सेम खर्चा, लेकिन ज़रब कर दो 40,000 से, अब 160,000। और रेवेन्यू उसने कहा जी 40,000 यूनिट बेचोगे, लेकिन बेचोगे आप 90 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, 3.6 मिलियन। लीजिए जी, तमाम आइटम्स आपकी कंप्लीट हो गई हैं। अब इस कॉलम का भी सम ले लीजिए, स्टार्टिंग विद दिस इनफ्लो। कितना बना जी? 2305,000। लीजिए जी, तीनों ऑप्शंस का डाटा आपके सामने आ गया। अब आप देख सकते हैं विच ऑप्शन इज द बेस्ट वन। नेचुरली हम देख रहे हैं कि भाई ये ऑप्शन बेस्ट है, जहां पे हमें सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है। कंटिन्यू एंड सेल 30,000 यूनिट्स, दिस इज आवर डिसीजन। बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन हमसे मांगा गया था। सबसे बेहतर हमारी कंपनी के लिए क्या है? सबसे बेहतर है हम फैक्ट्री चलाएं, लेकिन सिर्फ 30,000 यूनिट बना के बेचें। असूल हमारा सीधा सा रहा कि हमने फ्यूचर कैश फ्लो को सिर्फ गेज किया। प्रिंसिपल जो मैंने यहां पे अप्लाई किया, इट इज फ्यूचर नेट कैश फ्लोज, उस पर मैंने गेज किया कि भाई तीनों ऑप्शन में मेरे अगले 12 महीने के कैश फ्लोज क्या हैं। ऑप्शन नंबर 1 अभी बंद करें, अगले 12 महीने में क्या पैसा आता है, चलाएं, एक साल लेबर हायर करके 30,000 यूनिट बेचने का प्लान करें, अगले 12 महीने का कैश फ्लो इनफ्लो आउटफ्लो क्या है, लेबर हायर करके चलाएं, अगला एक साल 40,000 यूनिट बना के बेचें, तो नेट हमारा इंपैक्ट क्या है। तो यह है जनाब नेट पोजीशन, और हम कह रहे हैं जहां पे नेट कैश फ्लो सबसे ज्यादा है, इनफ्लो सबसे ज्यादा है, वो ऑप्शन बेस्ट है हमारे लिए। जी, एनी क्वेश्चन?
कोई सवाल? लेबर कॉस्ट को हमने जो यूनिट प्रोड्यूस किया था हमने यहाँ पे लिखा है, लेकिन अगर हम क्लोज करेंगे तो वो हमारी सेव ही तो होगी, लेबर को हमें सेल नहीं पड़ेगी। क्या हम ऑलरेडी सैलरी दे रहे हैं जो सेव हो जाएगी? लेबर हमारे पास नहीं है, ठीक है, लेबर हमारे पास नहीं है। और यहाँ पे अप्रोच ज़रा ध्यान में रखिएगा, आपने गलत पॉइंट पकड़ा। ज़्यादातर बच्चे पॉइंट क्या पकड़ते हैं कि जी यहाँ पे हम मटेरियल बेच रहे हैं तो यहाँ पे नहीं बेच रहे तो ये खर्चा क्यों नहीं है। अक्सर सवाल ये आता है मुझसे कि भाई यहाँ पे बेच रहे हैं तो यहाँ नहीं बेच रहे तो ये ना बेचना तो नुकसान हो गया, वो नुकसान यहाँ क्यों नहीं लिया। अब एक असूल याद रखना, अब ये एक जनरल असूल है जो हर जगह लगेगा। व्हेन यू आर डूइंग कंपैरिजन, और आपने एक आइटम को यहां पे इनकम ले लिया तो दूसरी आइटम को वहां दूसरी जगह पे कॉस्ट ले लोगे तो फर्क दुगना नहीं हो गया कि इधर का जो इनकम और इधर कॉस्ट है तो फर्क तो इन दोनों ऑप्शन में फर्क तो 8,80,000 का पड़ जाएगा। ऐसा ही है ना, यहां पे 4,40,000 की इनकम ले ली और यहां पे 4,40,000 की कॉस्ट ले ली नेगेटिव, तो फर्क तो 8,80,000 का हो गया। हालांकि फर्क 8,80,000 का नहीं है, फर्क क्या है कि यहां पे 4,40,000 आएगा और यहां पे नहीं आएगा। तो जब एक कैश फ्लो को आप एक ऑप्शन में कंसीडर कर लेते हो तो उसी वैल्यू को दूसरी ऑप्शन में ऑपोजिट साइड के साथ नहीं लेना, इग्नोर करना ही ठीक ट्रीटमेंट है। आई रिपीट, एक आइटम को एक ऑप्शन में जब आपने ले लिया, उसी कैश फ्लो को दूसरी ऑप्शन में ऑपोजिट साइड के साथ नहीं लेना, इग्नोर करना ही काफी है हमारे लिए। यहां पे अगर हम यहां इसको ऑपोजिट साइड के साथ डालें तो दोनों ऑप्शन में 8,80,000 का फर्क बन जाएगा कि यहां पे 4,40,000 का इनफ्लो है और यहां पे 4,40,000 का आउटफ्लो है। तो एक पॉजिटिव में है, एक नेगेटिव में है, दोनों का डिफरेंस लोगे तो 8,80,000, विच इज नॉट राइट। फर्क तो दोनों ऑप्शन में 4,40,000 का ना, और फर्क हमने डाल दिया कि यहां पे इनकम ले ली और यहां पे इनकम को इग्नोर कर दिया। तो दोनों ऑप्शन में 4,40,000 का फर्क हमने डाल दिया कि यहां पे 4,40,000 आएगा और यहां पे नहीं आएगा। हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन करते हुए ये ख्याल रखना है। हाँ, एक ये सवाल और तरह भी हो सकता था, वो सवाल ये नहीं कहता कंपैरिजन करो, ये सवाल कहता कि आप रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच से बताओ कि कंपनी एक साल चला के 30,000 यूनिट बेचना चाहती है तो उसके नेट कैश फ्लो क्या होंगे। सिर्फ ये रिक्वायरमेंट होती है। दोबारा सुनो, सिर्फ एक जुमला, एक हमसे वो कहता कॉलम बनाओ, कंपनी लेबर हायर करके अगले साल में 30,000 यूनिट बना के बेचना चाहती है, रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच से बताओ कंपनी का नेट कैश फ्लो क्या होगा रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच के मुताबिक। फिर ये कॉलम भी नहीं है, ये कॉलम भी नहीं है, सही है ना, सिर्फ ये कॉलम बन रहा है। अब जब ये कॉलम बन रहा है तो फिर ये रेलेवेंट कॉस्ट यहां पे आएगी, कॉस्ट 4,40,000 कॉस्ट आएगी क्योंकि ये कॉलम नहीं है। अभी हम रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच से कंपनी की इनकम नहीं मेजर कर रहे, अभी हम क्या कर रहे हैं, कैश फ्लो अप्रोच से देख रहे हैं बेहतर ऑप्शन कौन सी कंपैरिजन में है। तो कंपैरिजन में अप्रोच थोड़ी फर्क होती है और सिंगल कॉलम बनाना हो उसकी अप्रोच थोड़ी फर्क होगी। कंपैरिजन में आपको हर आइटम को देखना है कि एक आइटम एक जगह ले ली तो दूसरी जगह हमने उसको डिफरेंशियल मेथड के तहत लेना है। लेकिन यहां पे जब सिंगल कॉलम बना रहे होते हैं तो हर आइटम को इंडिपेंडेंटली देखना है क्योंकि दूसरा कॉलम तो है नहीं कंपैरिजन में। तो आई रिपीट, अगर मुझे सिर्फ यही कॉलम दिया जाता तो मैं इसको यहां पे कॉस्ट लेता, सिर्फ मैंने एक कॉलम बनाना होता तो 4,40,000 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मटेरियल आ गया ना, कि भाई अगर मैं 30,000 बनाने जा रहा हूं तो मैं ये लूज कर रहा हूं। जी, एनी क्वेश्चन? एक सवाल और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। डिसीजन मेकिंग पे आप टफ क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। उसका आइडिया ऐसे हमें मिल रहा है कि हम जब लेटेस्ट अटेम्प्ट पे जाते हैं ना, लेटेस्ट अटेम्प्ट पे हम जाते हैं तो हमें डिसीजन मेकिंग पे क्वेश्चन मुझे लगता है आया हुआ है। आप अगर आखिरी सेक्शन में जाइए तो वहाँ पे आपके पास पेज 4 of 6 पे बिल्कुल बुक के एंड पे जाइए, लेटेस्ट एंड का पास पेपर लगा हुआ है, ठीक है। 4 of 6 पेज निकालिए, लेटेस्ट एंड का क्वेश्चन नंबर 7 है, एंड पे बेटा, किताब के बिल्कुल एंड पे आखिरी सेगमेंट जो है वो लास्ट रिसेंट पेपर का है। पेज 4 of 6 पे जाइए, सेक्शन बी है, क्वेश्चन नंबर 7 है, जिम्बाब्वे लिमिटेड। आप देख सकते हैं ये 20 नंबर का सवाल आपको डिसीजन मेकिंग पे आया हुआ है। तकरीबन 1.33
पेज पे क्वेश्चन फैला हुआ है और 20 नंबर का ये सवाल है। इसकी रिक्वायरमेंट है एडवाइज विच ऑफ द टू ऑप्शन वुड बी फाइनेंशियली बेनिफिशियल। ये उसी तरह की बातें हैं जैसे अभी हमने की। इसकी ऑप्शन जरा पढ़ लो, हम सवाल नहीं पढ़े। ऑप्शन 1 देखो, क्लोज द फैक्ट्री नाउ एंड रेंट द फैक्ट्री स्पेस। ऑप्शन 2, कंटिन्यू ऑपरेटिंग द फैक्ट्री फॉर रिमेनिंग 9 months बाय एम्प्लॉइंग स्किल लेबर ऑन कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल वही कहानी नहीं है जो भी हमने डील की, ठीक है, वही कंपैरिजन आ गया। तो जब ये कहानी डील की है वही कहानी है इस सवाल में। मे भी कहानी में डाटा ऊपर नीचे हुआ होगा बट असूल शायद वही लगने वाला होगा इस सवाल में। तो आप कह सकते हैं कि ये आप जिस लेवल का भी हमने सवाल किया ये उससे भी 2 कदम आगे लग रहा है कि हमने जो सवाल किया वो था कितने नंबर का? वो था जी 16 नंबर का। वो कैफ 8 में 16 नंबर का सवाल आया था और ये कैफ 3 में 20 नंबर का सवाल आया हुआ है। तो मुझे लगता है शायद डाटा कहानी इसमें ज़रा लंबी है, नंबर डाटा भी इसमें ज़्यादा होगा और नंबर भी ज़्यादा है, बट प्रिंसिपल वही लग रहा है जो अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे को चैलेंजिंग काम करने का शौक है तो मुझे लगता है दिस इज गोइंग टू बी मेक अ गुड होम असाइनमेंट। ये क्वेश्चन आपके लिए, घर जाके इसी असूलों पे उसको करने की कोशिश जो करना चाहता है ज़रूर करें। अच्छा जी, जी केमिकल फैक्ट्री क्वेश्चन नंबर 4 अभी हम देखेंगे। ये भी थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये भी वही लिमिटिंग फैक्टर मेक और बाय टाइप का सीधा क्वेश्चन नहीं है ये। रिक्वायरमेंट, evaluate each of the above proposals and give your recommendation। प्रपोजल्स को वैल्यूएट कीजिए और रिकमेंडेशन दीजिए। अच्छा, इस क्वेश्चन की कहानी भी बता दूं, ये क्वेश्चन भी जिस प्रिंसिपल पे बना हुआ है, ये क्वेश्चन तो कैफ 8 का ही सवाल है, लेकिन ये क्वेश्चन जिस प्रिंसिपल पे बना हुआ है, ये प्रिंसिपल एक दफा सीए फाइनल में भी एग्जामिनर ने टेस्ट किया हुआ है। वहां पे भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता था ना किसी जमाने में, बल्कि डिसीजन मेकिंग तो अभी जून 2021 तक थी। वहां पे डिसीजन मेकिंग जून 2021 तक बीएफडी में होती थी, अब वहां से उन्होंने निकाल दी है। बहरहाल ये सेम असूल पे सवाल आप समझो डिट्टो, सिर्फ डाटा यहाँ पे थोड़ा कम कर दिया गया, फाइनल में डाटा ज्यादा था। तो सेम प्रिंसिपल सवाल हमें सीए फाइनल में मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर में भी आया हुआ है। तो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जैसे मैंने कहा जो डिफरेंट सवाल होते हैं, एग्जामिनर बात का तो उनको उनसे इंस्पिरेशन लेके उनको मॉडिफाई करके दे देता है। जैसे अभी आपके सामने हमने एक सवाल देखा कि हमें कैफ 8 में भी आया हुआ था और कैफ 3 में दोबारा उन्हीं लाइंस पे सवाल तकरीबन सेट हो गया। और इस सवाल के बारे में जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये सवाल पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीए फाइनल में भी आया था, जरा ज्यादा डिटेल्ड क्वेश्चन था। वही प्रिंसिपल यहाँ पे एक क्वेश्चन में उसने दे दिया, क्योंकि जो प्रिंसिपल चैलेंजिंग लगता है आपको मार्किंग में फिर सोचा था, आपको कहा ना एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ा करो। एग्जामिनर कमेंट्स आपको बताते हैं कि रीसेंट अटेम्प्ट में किस एरिया में स्टूडेंट्स को ट्रबल हुई। टॉपिक जितना मर्जी आसान हो, टॉपिक जितना मर्जी अनइम्पॉर्टेंट हो, अगर एग्जामिनर कमेंट्स बता रहे हैं कि रीसेंट एग्जाम में उस टॉपिक में स्टूडेंट्स को ट्रबल हुई, तो उस टॉपिक के रीअपियर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। ये ध्यान में रखिएगा, जनरल प्रिंसिपल है। वैसे हिस्ट्री तो आके देखो 2 साल बाद 3 साल बाद आता है जी, टॉपिक बड़ा अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन रीसेंट टाइम में आया, एग्जामिनर कमेंट कह रहा स्टूडेंट परफॉर्म पुअरली ऑन एवरेज इन दिस एरिया। पुअरली परफॉर्म किया, इसका मतलब भाई तैयार हो जाओ, आता वैसे 2 साल बाद है, इस दफा तो अगली दफा भी आ सकता है, क्योंकि एग्जामिनर को पता लग गया बच्चे ने इस टॉपिक को चॉइस में छोड़ा हुआ था। तो एग्जामिनर को ये हिंट मिल जाए ना कि बच्चा कोई एरिया चॉइस में छोड़ता है और वो बच्चे की परफॉर्मेंस से पता लग जाता है कि परफॉर्मेंस अगर आसान टॉपिक है, आसान टॉपिक में बच्चे की परफॉर्मेंस पुअर है, ऐसा क्या मतलब पढ़ाई नहीं, चॉइस में छोड़ा हुआ है। तो जब पुअर परफॉर्मेंस किसी एरिया में आ जाए, वो जितना मर्जी आसान जितना मर्जी अनइंपॉर्टेंट टॉपिक हो, वो रिपीट होना है, बहुत ज्यादा लाइक्लीहुड है, 90-95% चांस है वो टॉपिक रिपीट हो जाएगा आने वाली टाइम में। सो कभी भी टॉपिक को इस वजह से ना छोड़ना, ये तो आ गया है अभी, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हर टॉपिक 100% कवरेज के साथ हमने चलना है। प्रैक्टिस में बार बार बताता रहता हूं, प्रैक्टिस में कमी बेशी कर लो। अनइंपॉर्टेंट है 5 सवाल कर लेना, इंपॉर्टेंट है 15 सवाल कर लेना। इस तरह हम अपना मैनेज करते हैं तैयारी को। अच्छा जी, evaluate each of the above proposal and give your recommendation। तो प्रपोजल क्या है, रिकमेंडेशन कैसे बनानी है, उसके लिए पढ़ते हैं जी इस डाटा को। जी केमिकल लिमिटेड प्रोड्यूसेस 2 जॉइंट प्रोडक्ट्स। अब ये जॉइंट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट बीच में आ गया जी, अल्फा एंड बीटा फ्रॉम अ सिंगल प्रोडक्शन प्रोसेस। Both products are processed up to split off point and sold without any further processing. So this is what we are currently doing. Split off point तक प्रोडक्शन हुई और फौरन बेच दिया। Presently ZCL is considering following proposal। अभी जो प्रपोजल हमारे सामने क्या है, एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटी बाय इंस्टॉलिंग अ न्यू प्लांट। एग्जिस्टिंग फैसिलिटी की एक्सपेंशन से मुराद आप प्लांट लगाइए सेम जैसा लगा हुआ है और दोबारा वहां से जॉइंट प्रोडक्ट्स बना के अल्फा बीटा की मजीद क्वांटिटी बेचिए। ऑप्शन नंबर 1, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाइए और जॉइंट प्रोडक्शन प्रोसेस से अल्फा बीटा मजीद बना के बेचिए। दिस इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, इंस्टॉलेशन ऑफ अ रिफाइनिंग प्लांट टू सेल आइदर अल्फा और बीटा।
रिफाइनिंग प्लांट लगाइए और जो अल्फा बीटा पहले बना रहे हैं, अल्फा को रिफाइन करके बेचिए या बीटा को रिफाइन करके बेचिए। रिफाइन करके बेचना मतलब वैल्यू ऐड करके महंगे दामों बेचना। तो हमारे पास बेसिकली 3 ऑप्शन बन गई। ऑप्शन नंबर 1, एक्सपेंशन प्लांट लगा के एडिशनल क्वांटिटी ऑफ अल्फा बीटा ज्वाइंट प्रोडक्ट बनेगी, एडिशनल क्वांटिटी वो बेचिए। ऑप्शन नंबर 2, रिफाइनिंग प्लांट लगाइए और अल्फा रिफाइन करके बेचिए। ऑप्शन नंबर 3, रिफाइनिंग प्लांट लगाइए और बीटा रिफाइन करके बेचिए। सो 3 ऑप्शन हमारे पास आ गए हैं। आगे चलते हैं। टू असेस द अबव प्रपोजल्स फॉलोइंग डाटा हैज बीन गैदर्ड। एक्चुअल कॉस्ट इंकर्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर में हमारे एग्जिस्टिंग प्लांट पे जो एक्चुअल खर्चा आया वो था जी रुपीज इन 1000 में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट इतने रुपए पर आवर के हिसाब से और फिक्स्ड ओवरहेड। ये एक्चुअल खर्चा है दिसंबर जो महीना गुजरा। एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेलिंग प्राइस फॉर दिसंबर। अल्फा बीटा की प्रोडक्शन क्या है और अल्फा बीटा की सेलिंग प्राइस क्या है। ठीक है जी, अल्फा बीटा की प्रोडक्शन, अल्फा बीटा की सेलिंग प्राइस क्या है। ये सारा दिसंबर का डाटा जी एक्चुअल। देयर इज नो प्रोसेस लॉस एंड जॉइंट कॉस्ट आर अपोर्शन बिटवीन अल्फा एंड बीटा अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ देयर आउटपुट। वेट ऑफ द आउटपुट या यूनिट्स प्रोड्यूस बेसिस एक ही बात है। ठीक है जी। सो प्रोसेस लॉस कोई नहीं, जॉइंट कॉस्ट को अल्फा बीटा में तकसीम कर रहे हैं वेट की बेसिस पे। डिटेल्स ऑफ प्रपोज्ड प्लान्स आर एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटी, उसकी क्या डिटेल है जी। कैपेसिटी मशीन आवर्स पर मंथ क्या होगी इस प्लांट की। कॉस्ट ऑफ द प्लांट क्या होगा रुपीज इन 1000 में। एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ द लाइफ क्या है। एस्टिमेटेड एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड पर मंथ क्या है। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ क्या है। ये है जी एक्सपेंशन प्लांट की कहानी। रिफाइनिंग प्लांट की कहानी आवर्स, कॉस्ट, रेजिडुअल वैल्यू, एडिशनल ओवरहेड्स एंड लाइफ। एस्टिमेटेड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग एंड सेल प्राइस ऑफ रिफाइंड प्रोडक्ट्स। अल्फा और बीटा की कहानी है रुपीज पर लीटर। रिफाइनिंग पे खर्चा आएगा मटेरियल का और कन्वर्जन का जनाब ये, और रिफाइंड प्रोडक्ट बिकेगी 1380। ख्याल कीजिएगा स्प्लिट ऑफ पे बिक रहा है अल्फा 1000 का, रिफाइन करके बिक रहा है 1380 का। सिमिलरली बीटा की रिफाइनिंग कॉस्ट, मटेरियल और कन्वर्जन क्या है, और रिफाइन के बाद बीटा बिकेगा 1525 का और रिफाइनिंग के बगैर बीटा बिक रहा है 1125 का। तो ये जनाब कहानी है। हमसे मजीद कहा गया है देयर वुड बी नो लॉस ड्यूरिंग द रिफाइनिंग प्रोसेस, देयर इज एडिक्वेट डिमांड फॉर अल्फा एंड बीटा एट स्प्लिट ऑफ एंड आफ्टर रिफाइनिंग। आप एक्सपेंशन कर लो तो भी जितना अल्फा बीटा बनाओगे बिक जाएगा। आप रिफाइनिंग की ऑप्शन पे चले जाओ, जितना मर्जी अल्फा बीटा रिफाइन कर देना सारा बिकेगा। वहां पे कोई मसला नहीं है कि इतना बिक सकता है इतना नहीं बिक सकता, जितना मर्जी रिफाइन कर देना सब बिक जाएगा। अच्छा जी, ये अब कहानी है। अब हमारे पास यहां से जो ऑप्शन बनती हैं 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 एक्सपेंशन करके जॉइंट प्रोडक्ट अल्फा बीटा बेचो। ऑप्शन नंबर 2 रिफाइनिंग प्लांट जाओ अल्फा को रिफाइन करके बेचो। ऑप्शन नंबर 3 रिफाइनिंग प्लांट लगाओ और बीटा को रिफाइन करके बेचो। तो जनाब हम पहले रिफाइनिंग की ऑप्शन को जरा कंसिडर कर लेते हैं, एक्सपेंशन पे मैं आपको बाद में लेके जाता हूं। रिफाइनिंग के लिए हम रिफाइनिंग ऑप्शन पे जाते हैं जी, और रिफाइनिंग में हमने कहा जी 2 ऑप्शन हमारे पास हैं, एक अल्फा और एक बीटा। इन 2 ऑप्शन को हम लेके चलेंगे, अल्फा रिफाइन करके बेचें और बीटा रिफाइन करके बेचें। अच्छा जी, अब असूल सबसे पहले डिसाइड कर लें कि हमने किस असूल पे इन ऑप्शंस को गेज करना है। एक्सपेंशन वाली ऑप्शन पे हम बाद में आएंगे। असूल बड़ा सीधा सा रहेगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स का कॉन्सेप्ट रहेगा कि हम अल्फा रिफाइन करके बेचते हैं तो यहां से हम क्या प्रॉफिट कमाएंगे इस प्लांट से। अगर हम बीटा रिफाइन करके बेचते हैं इस ऑप्शन से क्या प्रॉफिट कमाएंगे हम, और प्रॉफिट की कैलकुलेशन यहां पे होगी मंथली, क्योंकि उसने सारा डाटा पर मंथ दिया हुआ है। अगर आप देखो उसने नोट नंबर 1 1 महीने का डाटा दिसंबर का, नोट नंबर 2 1 महीने का डाटा दिसंबर का, नोट नंबर 4 मंथली फिक्स्ड कॉस्ट, एस्टिमेटेड एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड पर मंथ। तो सारे खर्चे उसने डिटेल्स हमें मंथली दी हुई हैं। तो हम मंथली प्रॉफिट लॉस बनाने जा रहे हैं। हम मंथली प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे अल्फा के साथ क्या आएगी रिफाइन करके, मंथली प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे बीटा के साथ क्या आएगी रिफाइन करके। अच्छा जी, प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है और हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, ऐसा ही है। तो डिसीजन मेकिंग में प्रॉफिट लॉस बनाने के लिए जो P&L बनाया जाता है वो किस अप्रोच के साथ बनाया जाता है, मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच।
डिसीजन मेकिंग है, P&L बनाना है, हमने कहा जी प्रॉफिट लॉस की बेस पे फैसला करना है हमें, और डिसीजन मेकिंग में जब प्रॉफिट लॉस बनाना होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के प्रिंसिपल के तहत, तो वहां पे मार्जिनल कॉस्टिंग के अप्रोच को फॉलो किया जाता है। तो जब मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच को लेके जब चलना है तो हम लेंगे यहां पे जी अल्फा को बेच के रिफाइन करके बेचने का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, यहां पे भी असूल याद रखना है, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू लेस इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट, दिस शुड गिव अस कंट्रीब्यूशन पर लीटर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम वॉल्यूम जो कि लीटर पर मंथ होगा, तो हमें यहां से मिल जाएगा मंथली कंट्रीब्यूशन। मंथली कंट्रीब्यूशन में से यहां पे दो खर्चे मुझे लेस होते नजर आ रहे हैं, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस होती है ना, और फिक्स कॉस्ट की डिटर्मिनेशन के लिए मुझे दो आइटम यहां पे नजर आ रही हैं, एक डेप्रिसिएशन है और दूसरी है जी फिक्स कॉस्ट। यहां से मुझे मिलना चाहिए एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, हमें तीनों ऑप्शन का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बनाना है और फिर फैसला करना है। अच्छा जी, अब मैं अगर फिगर्स डालना शुरू करूं तो अल्फा को रिफाइन करके बेचना, अल्फा को रिफाइन करके बेचना, रिफाइनिंग प्लांट की फिक्स कॉस्ट कितनी है, रिफाइनिंग प्लांट की फिक्स कॉस्ट कितनी है जी पर मंथ? 5 लाख। इंस्टॉलेशन ऑफ रिफाइनिंग प्लांट का डाटा पढ़िए, रिफाइनिंग प्लांट का डाटा, एस्टिमेटेड एडिशनल फिक्स कॉस्ट यही है ना 5 लाख, मंथली डाटा 5 लाख, और यहां से हम डेप्रिसिएशन भी निकाल सकते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, रेजिडुअल वैल्यू, लाइफ, डेप्रिसिएशन भी निकलेगी। तो ये फिगर आसान थी, मैं इनको पहले डाल रहा हूं। रिफाइनिंग प्लांट की हम बात कर रहे हैं, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है 25,000 फिलहाल चले रुपीज इन थाउजेंड में ऐसे लेते हैं, माइनस रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 2800, लाइफ कितनी है 20 ईयर्स, बट हम तो मंथली डेप्रिसिएशन ले रहे हैं ना, 12 से डिवाइड कर दो, तो जनाब कितनी आई मंथली डेप्रिसिएशन 92,500 रुपीज इन थाउजेंड थे ना। ये हमारी मंथली डेप्रिसिएशन है, ठीक है, ये मंथली फिक्स कॉस्ट है। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू पर लीटर, अल्फा को रिफाइन करके बेचोगे तो रिफाइंड अल्फा बिकता है 1380 का और स्प्लिट ऑफ पे बिकता है 1000 का। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू पर लीटर इज 380, और इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट, रिफाइनिंग की वेरिएबल कॉस्ट 90 प्लस 68, ऐसे ही है, कितनी है 158। सो कंट्रीब्यूशन पर लीटर जी 222। अब हमें मंथली वॉल्यूम चाहिए, तो हमारा कंट्रीब्यूशन और P&L रेडी हो गया अल्फा को रिफाइन करके बेचने का। वॉल्यूम, हम कितने लीटर अल्फा को रिफाइन कर पाएंगे, इसके लिए हमें उसने दो इंफॉर्मेशन दी हुई है, एक कैपेसिटी हमारी कितनी है रिफाइनिंग प्लांट की इन टर्म्स ऑफ आवर, और एक लीटर अल्फा को रिफाइन करने में कितना टाइम लगता है, ऐसा ही है, यहां से पता लग रहा है ना। कन्वर्जन कॉस्ट 150 पर आवर है और कन्वर्जन कॉस्ट पर लीटर 68 है, कितना टाइम लगा 68 बाय 150, 68 बाय 150 ये टाइम लग रहा है जी पर लीटर, और टोटल टाइम कितना अवेलेबल है 5000। तो यहां से हम वॉल्यूम बनाते हैं, हमारा वॉल्यूम बनेगा यहां से, टोटल टाइम अवेलेबल है 5000 घंटे और टाइम पर यूनिट है 68 बाय 150। लीजिए जी यहां से बताइए आपका वॉल्यूम कितना है अल्फा का 11038 लीटर, मल्टीप्लाई कीजिए वॉल्यूम को कंट्रीब्यूशन पर लीटर के साथ, टोटल कंट्रीब्यूशन जी 11029, मल्टीप्लाई कीजिए एट 438। लीजिए जी इसमें से लेस कीजिए फिक्स कॉस्ट, मंथली प्रॉफिट बताइए इस ऑप्शन का क्या आ रहा है जी 185593, चेक कीजिए ये ठीक नहीं है, ये 185593
ये गलत है। 24 लाख में से आपने तकरीबन 6 लाख निकालना है, 18-19 लाख बनेगा बेटा। 2448,438 नहीं है क्या? क्या है? दिस इंटू दिस करना है। 2448 बेटा आपको नजर आ रही है 2 फिगर लिखी हुई, इसको इससे ज़रब देना है। इसमें कोई चैलेंज है क्या? डिसएग्रीमेंट क्यों आ रहा है हमारा? बोर्ड पे देख के सवाल किया कीजिए, एग्जामिनर सोल्यूशन को देख के सवाल ना हल किया कीजिए। 1855,938 ये जी हमारे पास। अगर हम अल्फा रिफाइन करके बेचें, हमारा मंथली प्रॉफिट क्या आएगा? हमारा मंथली प्रॉफिट क्या आएगा अगर हम अल्फा रिफाइन करके बेचें? बिल्कुल सेम लाइन पे हमें बीटा की वर्किंग भी बनानी है। सिमिलर लाइंस पे बीटा की वर्किंग हम बनाते हैं। बीटा में इंक्रीमेंटल रेवेन्यू पर लीटर क्या है? 1525 माइनस 1125। किसी वैल्यू की कैलकुलेशन में दिखाता है, पूछना है आपने 400। ये इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है। इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग 125 प्लस 80 205। सो कंट्रीब्यूशन पर लीटर 195। वॉल्यूम बिल्कुल इसी अंदाज में 5000 लेबर आवर्स अवेलेबल है और रिफाइनिंग पे टाइम लग रहा है 80/150। ऐसा ही है जी। कितने यूनिट्स बने? 9375। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना बना इसका? 1828,125। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को नंबर ऑफ यूनिट्स या लीटर से मल्टीप्लाई किया, कंट्रीब्यूशन टोटल आ गया। फिक्स कॉस्ट तो इसकी भी 5 लाख रहेगी क्योंकि प्लांट तो सेम है। डेप्रिसिएशन इसकी भी 92,500 रहेगी, प्लांट तो सेम है। ऐसा ही है ना? वही प्लांट है ना जिसपे आप चाहो तो अल्फा रिफाइन कर लो, चाहो तो बीटा रिफाइन कर लो। तो जनाब यहां से बताइए इस ऑप्शन का प्रॉफिट 1235625। 2 ऑप्शंस की प्रॉफिटेबिलिटी तो हमारी बन गई है। अगर हम अल्फा रिफाइन करके बेचें तो हमारा मंथली प्रॉफिट क्या है, बीटा रिफाइन करके बेचें तो हमारा मंथली प्रॉफिट क्या है। ये तो सिंपल वर्किंग थी। अब यहां पे भी मैं फिर आपको एक एग्जाम अप्रोच बता दूं। अगर आपने पहले एक्सपेंशन पे काम शुरू किया जो कि रिलेटिवली थोड़ा मुश्किल है, जॉइंट प्रोडक्ट्स बननी है, जॉइंट प्रोडक्ट्स मशीन से कितना अल्फा कितना बीटा बनेगा, थोड़ा सा रिक्वायर्ड एडिशनल थिंकिंग। लेकिन नंबर आपके इस वर्किंग के अलहदा 3-4 नंबर होंगे, इसके अलहदा कोई 3-4-5 नंबर होंगे। मे बी टोटल अगर 16 नंबर का सवाल है तो 16 में से इन 2 में शायद 8 से 10 नंबर इन 2 के हैं और मे बी बाकी जो बचेगा 8-10 नंबर वो दूसरे पार्ट के हैं। ठीक है, तो अगर हमने पहले एक्सपेंशन शुरू कर दिया और उसमें हमें अल्फा बीटा की क्वांटिटी की समझ नहीं आई, प्रॉफिट की समझ नहीं आई, हम फंस जाएंगे। उस पर फंस गए तो ये भी नहीं होंगे। तो मैंने जैसे कहा कि भाई मुझे देखने में लगा कि ये आसान है कि अल्फा को रिफाइन करके बेचना, बीटा करके बेचना। भाई जो आसान नंबर है वो तो पहले लो, मुश्किल पे हाथ डाल के फंसेंगे, वहीं पे फंसे फंसे बात का छोड़ के चले जाएंगे आगे हम। तो सवाल को पढ़ के प्लान बनाना कि भाई क्या चीजें हैं जिनको हमने कैलकुलेट करना है और उसमें जो इजी वर्किंग है उनको पहले देख लो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच। मतलब एक अच्छा खासा प्रिपेयर्ड बच्चा एग्जाम में फेल हो जाता है अगर वो राइट अप्रोच से ना चले। अब देखो तैयारी वही है आपकी, लेकिन आपने शुरू इधर से कर दिया, चांसेस है कि आप फंस जाओगे और स्कोरिंग बहुत लो रहेगी आपकी। लेकिन अगर आपने 1 मिनट सोचने पे इन्वेस्ट किया कि भाई कैसे क्या क्या ऑप्शंस होंगी, क्या बेहतर है करना, तो शायद आप राइट ट्रैक ले लो। राइट ट्रैक ले लोगे तो 16 में से 8-10 नंबर लेके आगे जा रहे हो। अज्यूमिंग आपसे अगला हिसाब हुआ ही नहीं, 0 उसमें समझ ही नहीं है क्या करना है, तो फिर भी 2 इससे कर दिए ना। तो आप ये 2 करो और मैं कहूंगा तीसरे का प्रॉफिट ज्यूम कर लो जी, 10 लाख है इसका प्रॉफिट, और लिख दो जी जिस ऑप्शन में प्रॉफिट सबसे ज्यादा वो अच्छा है। दिस इज हाउ यू स्कोर मार्क्स इजीली। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप जहनी तौर पे इस चीज को करने के लिए तैयार हो। और वो कब तैयार होगे, जब घर पे प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हुए आप ऐसे चल रहे हो कि जहां फंसते हैं टेंशन लिए बगैर सवाल को कंप्लीट कर दिया करो, रिकमेंडेशन डिसीजन दे दिया करो, फिर जाकर सोल्यूशन देख लिया करो। तो यहां फंसा था, मुझे क्या करना चाहिए था। लेकिन अगर आपने इस आदत को नहीं अपनाया और घर में जहां फंसे सोल्यूशन देखा और सोल्यूशन देखकर सवाल कंप्लीट किया, तो एग्जाम में यकीन मानो ये प्रैक्टिस आपसे नहीं होनी। और एग्जाम में अगर ऐसा नहीं करोगे तो कैफ में स्कोर आपका बहुत ज्यादा डिप खाता है। कहां 60-70 स्कोर करने थे, कहां वो 50 से नीचे भी खुदा ना खासा जा सकता है अगर आपने राइट अप्रोच फॉलो ना की एग्जाम में। तो बहुत ज्यादा तवज्जो से इस आदत को अपनाओ। ये टर्म टेस्ट, ये जो क्विज आपके टेस्ट, वीकली टेस्ट हैं, मिड टर्म है, मॉक्स आएंगे, इनमें इन चीजों को अप्लाई करो। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, मुझे अभी भी फीडबैक मिल रही है टेस्ट से कि सर वहां पे जाके फंस जाते हैं, हिला नहीं जाता। अभी मुझे कल एक स्टूडेंट मिला जो कहता जी मैं कैफ कॉस्ट अकाउंटिंग में आपसे पढ़ी थी और मैं फिर फंस गया उसमें, और फंसने की वजह क्या थी, सिर्फ एक परफेक्ट सवाल करने का शौक था।
फंस जाता था तो पेपर मेरा 65 का होता था, 60 का होता था, 68 का होता था, इससे ज्यादा पेपर होता ही नहीं था। 4-5 दफा फेल हुआ। मैंने कहा बेटा अगर मुझसे पढ़ा था तो मैं तो हर हफ्ते में 4 से 5 दफा कहता हूं भाई इस आदत को खत्म करना है, ये चेंज करना है, तो तुमने क्या सीखा मुझसे? कहता सीखा यह है कि 5वीं दफा आके फिर मैंने ये काम किया, 95 का पेपर अटेम्प्ट हो गया था, बड़े आराम से मैं पास हो गया। तो अब ये आपकी मर्जी है कि आपने ये पहली दफा में ये काम करके पास हो जाना है इंशाअल्लाह, या कोई आपने मार खा के 2-4 दफा खुदा ना खास्ता फेल होके फिर ये काम करना है। ठीक है, तो जितनी जल्दी आप ये चीज सीख लोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। आज के लिए इतना ही। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसको इंशाअल्लाह हम कल करेंगे। ये थोड़ा सा इस पे हमारा ज्यादा टाइम लगना है, तो इंशाअल्लाह उसको हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।